नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 13वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 19 फरवरी को प्रसारित 12वें भाग में हमने मेजर ध्यान सिंह थापा साहब की एक अनोखी आश्चर्यचकित करने वाली शौर्य गाथा की कहानी सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे बहादुर सैनिक की गाथा सुनने जा रहे हैं जो व्हील चेयर पर रहते हुए भी मेजर जनरल पद तक उन्हें अपने क्षमता और अदम्य साहस के बल पर मेजर जनरल पद पर प्रमोशन मिला था। इस बहादुर सैनिक का नाम है मेजर जनरल सुशील कुमार राजदान। इस संबंध में एक बात कहना उचित होगा। युद्ध के दौरान शौर्य और बहादुरी दिखाने के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र से सैनिक को नवाजा जाता है। उसी तरह शांति काल में किसी सैनिक द्वारा बहादुरी और शौर्य दिखाने के बाद उसे अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र पुरस्कार से नवाजा जाता है। आज के जो हमारे हीरो हैं सुशील कुमार राजदान साहब, उनकी पोस्टिंग कश्मीर घाटी में हुई थी और एक क्रैश टीम का नेतृत्व वो नौगांव क्षेत्र में कर रहे थे। इसी दौरान उनके टीम को एक सूचना मिली कि लश्कर तैयबा के 9 आतंकवादियों ने नौगांव क्षेत्र में 14 महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बंधक बनाया है। इस 14 महिलाओं में एक 14 साल की रेहाना नामक लड़की भी सम्मिलित थी। इसी के पिता ने ये टीम को ये सूचना दी थी कि उनके बेटी सहित अन्य 13 महिलाओं का अपहरण इन आतंकवादियों ने किया है तथा उन्होंने अब इन सभी महिलाओं को छुड़ाने की गुहार इस टीम को लगाई थी। इसके चलते जिस पैरा 7 रेजिमेंट का नेतृत्व उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कुमार राजदान कर रहे थे, वह तुरंत एक्टिव हो गए। जिस दिन बंधकों को छुड़ाने की मुहिम शुरू हुई, उसी दिन लेफ्टिनेंट कर्नल राजदान साहब का जन्मदिन था तथा नवरात्रि के अपने व्रत का उनका ये तीसरा दिन था। इसके बाद भी वे अपने साथियों के साथ लगातार 15 घंटे चलते हुए और पैदल 40 किलोमीटर का सफ़र करते हुए रात को 9:15 साढ़े 9 के दरमियान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि महिलाओं को बंधक बनाया गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ पर पहुँचते ही उनके सैनिक बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए सब सैनिक खिचड़ी पकाने में व्यस्त हो गए थे। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल राजदान साहब खुद कश्मीरी पंडित थे और कश्मीरी भाषा के 3 डायलेक्ट्स पर उनकी महारत थी। इसी का लाभ उठाते हुए वे जब उस स्थान के नज़दीक पहुंच गए, तब उन्होंने वहां के स्थानिकों से संपर्क स्थापित किया और आतंकवादी उन महिलाओं को कहाँ छिपा कर रखे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने में इस भाषा प्रभुत्व का उन्हें बहुत मदद मिली और सहायता मिली। उनके स्थानिकों ने बताया कि पहाड़ियों के पास जो झरना था, वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक पुराना बड़ा मकान है। उस मकान में ही इन आतंकवादियों ने इन 14 महिलाओं को बंधक बनाया है। भोजन पश्चात सभी सैनिक और राजदान साहब उस घर के पास कूच पर निकल पड़े थे। वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने ये पाया कि उस बड़े मकान के इर्द गिर्द और 3-4 मकान हैं और ये जो बड़ा मकान है, इसके बाजू में एक बड़ी कंपाउंड वॉल है। वहाँ पहुँचने पर 6 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए राजदान साहब उस घर के पास दाखिल हुए। घर के दरवाजे पर पहुँचते ही उन्होंने यह देखा कि वहाँ पर एक मिट्टी का तेल का दिया जल रहा है। उस दिए के रोशनी में उन्होंने यह देखा कि 13 महिलाएं एक दूसरे को लिपट कर भयभीत अवस्था में वहाँ पर बैठी हुई है। उस दिए के रोशनी में उन्होंने एक और दृश्य देखा कि एक महिला वहाँ पर गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आमलेट बना रही है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचे, उस महिला और उनकी आमने सामने नज़र मिली। उस महिला को लगा कि कोई दूसरा आतंकवादी उन्हें मारने आया है, इसीलिए बहुत भयभीत होते हुए उस महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी बीच
लेफ्टिनेंट कर्नल राजदान साहब ने उस महिला को आश्वस्त किया कि वे आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय सेना के अधिकारी हैं। और उन्होंने उन सभी 14 महिलाओं को निर्देश दिया कि वो तुरंत इस स्थान से सुरक्षित निकल जाए। वो जैसे ही बाहर वो महिलाएं निकल पड़ी, उसी समय उन महिलाओं के पैर में जो आभूषण थे, जो पायल थे, उसकी खनखनाहट आवाज़ सुनते ही आतंकवादी सतर्क हो गए। उस और उसमें से 2 आतंकवादी सामने आए। जैसे ही ये 2 आतंकवादी बाहर आए, कर्नल राजदान साहब ने उन्हें गोली से ढेर कर दिया। उन दोनों के मारने के बाद उनका साथी तीसरा वो भी आगे आया और फायरिंग करना उसने शुरू कर दिया। उसके जवाब में राजदान साहब ने भी उस आतंकवादियों के ऊपर तीसरे आतंकवादी के ऊपर गोली दागी। गोली दागते ही वो गिर पड़ा। राजदान साहब को ये महसूस हुआ कि वो आतंकवादी ढेर हो गया है, मर गया है, लेकिन उनका ये अनुमान गलत साबित हुआ। जैसे ही वो 3 मृत शरीर के ऊपर से चलकर घर के बाहर निकल रहे थे, उसी समय जो तीसरा आतंकवादी था, जिन्हें वो मृत समझते थे, वो जीवित था और उन्होंने राजदान साहब के पेट में 10 गोलियां दाग दी। वो प्रहार इतना भीषण था कि उनके शरीर से बहुत खून बहने लगा और उनके इंटेस्टाइन का कुछ भाग बाहर आने लगा। लेकिन पलटवार करते हुए इस अवस्था में भी उन्होंने तीसरे आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया था और वो बाहर रेंगते रेंगते उस घर के बाहर आए जहाँ पर उनके साथी उनका इंतज़ार कर रहे थे। खून बहने के कारण उनकी हालत बहुत नाजुक हो रही थी और डिहाइड्रेट होने का भी खतरा था। इसलिए उनके साथियों ने उनसे कहा कि सर, हम आपको इवैक्यूएट करते हैं। लेकिन उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक बाकी 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, मैं इवैक्यूएट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब सभी 9 आतंकवादी मारे गए, उसके बाद ही उन्हें इवैक्यूएट करके प्लेन द्वारा श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जो बेहद नाजुक हालत थी, उसको देखते हुए वहाँ से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। उन पर जो हमला हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और कमर के नीचे का भाग जो था वो पैरालिटिक हो गया था। जैसे ही वो रेंगते रेंगते घर के बाहर निकल रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो ज़िंदगी में फिर कभी अपने कदम पर नहीं चल सकते हैं। इसके बाद जो उन्होंने साहस, अदम्य इच्छा शक्ति और बहादुरी दिखाई, इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र पुरस्कार से नवाजा था और सम्मानित किया गया था। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो वो कभी भूल नहीं सकते हैं। तबादले के बाद जब वो दिल्ली में अपने बंगले में रह रहे थे, एक दिन उनके बंगले में एक मुस्लिम व्यक्ति शॉल बेचने के लिए आया। जैसे ही राजदान साहब अपने घर के बाहर निकले, उस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, राजदान साहब को, और वो तुरंत बोला, अरे साहब, ये तो नौगांव के हीरो हैं। और ऐसा कहते हुए उसके पास की जो एक शॉल थी, वो शॉल उन्होंने उन्हें उपहार के रूप में दे दी। कर्नल साहब बार बार बोल रहे थे कि आप इसका मुआवजा लीजिए, पैसा लीजिए, लेकिन वो आदमी ने पैसा लेने से मना कर दिया। वो यही कह रहा था कि आप हीरो हो, हमारे हीरो हो, और आपके कारण ही हमारे 14 महिलाएं बच निकली थी। इतना सम्मान और इतना अनूठा प्यार उन्होंने घाटी के लोगों का प्राप्त किया था और उनका दिल जीत लिया था। निवृत्ति पश्चात राजदान साहब सामाजिक कार्य में जुट गए। जो सैनिक दिवंगत होते थे, उनकी विधवा तथा उनके बच्चों का पुनर्वास और देखभाल का जिम्मा उन्होंने उठा लिया था। इस बहादुर सैनिक को के साहस, इच्छा शक्ति और बहादुरी को सलाम करते हुए हम आज का ये भाग यही समाप्त करते हैं। अगला भाग 19 मार्च 2023 को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।